हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, पिछली बार हमने डिस्कस की थी डेरिवेशन ऑफ गॉस थ्योरम। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज हम गॉस के कुछ स्पेशल केसेस करेंगे ताकि हमको ये पता चले कि गॉस की जो थ्योरम है उसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन कहाँ है, या ऐसा भी समझ सकते हो कि गॉस थ्योरम को अप्लाई कैसे करते हैं। ये गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है। तो दो केस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पहला केस। सो फर्स्ट केस हमारे पास है फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। हमने क्या करना है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है एक ऐसी वायर का जिसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड है और ये तार काफी लंबी तार है, लॉन्ग चार्ज्ड वायर। ठीक है, धीरे धीरे आपको सिचुएशन समझ में आ जाएगी। लेकिन उससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी ये होती क्या है। देखो, नीचे आपको एक वायर दिख रही होगी, ब्लैक, ग्रीन और ब्लैक में। सपोज करो ये एक वायर है, इसके ऊपर चार्ज स्प्रेड हुआ पड़ा है। हमें कैसे पता ये यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है? लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करो, आपको दिखेगा एक पॉजिटिव चार्ज, फिर कुछ डिस्टेंस मूव करो, फिर एक पॉजिटिव चार्ज, फिर कुछ डिस्टेंस मूव करो, फिर एक पॉजिटिव चार्ज, एंड सो ऑन। अब ऐसा जो अरेंजमेंट होता है उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। मतलब इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज मिल रहा है, तो दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। अगर ऐसा अलॉन्ग लेंथ हो तो उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब LCD। इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L, वेयर लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, Q इज द चार्ज एंड L इज द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, समझ में आया? ओके, अब नेक्स्ट इमेजिनेशन पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है। आप इसको बड़े ध्यान से समझना। अब मैंने यहाँ पे एक वायर ले ली, दिस वायर इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। ठीक है, अब इसकी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी कुछ भी हो, बट दिस वायर इज यूनिफॉर्मली चार्ज, या ये एक रॉड है विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। अब आपको पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी फ्लक्स बाहर की तरफ आती है, मतलब रेडियली आउटवर्ड्स। तो इस पूरे चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा हर तरफ। अब अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जनरल सी बाउंड्री बना दूं ऊपर से लेके नीचे तक, तो क्या मुझे कुछ ऐसा दिखेगा? अब ये आपको किस ज्योमेट्रिकल शेप की तरह लग रहा है? सिलेंडर ना? दैट्स राइट, दिस इज अ सिलेंडर। इसीलिए जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड या उसकी जो फ्लक्स की सिमेट्री होती है उसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल सिमेट्री। ये पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे आप याद रखना। जब भी आपको कभी लीनियर चार्ज डेंसिटी मिले तो आप समझ लेना कि उसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या जो फ्लक्स है उसकी सिमेट्री होगी सिलेंड्रिकल सिमेट्री, मतलब उसके आसपास एक सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अब ये जो सिलेंडर है हम इसको कैरी करके आगे चलते हैं। अब ये जो गॉसियन सिलेंडर है, आप इसको आप गॉसियन सिलेंडर सपोज करो। ठीक है, क्योंकि गॉसियन सरफेस किसी भी शेप का और साइज का हो सकता है। ठीक है, अब ये सिलेंडर मैंने ले लिया, इस सिलेंडर के ऊपर एक पैच लगाओ। पैच लगाया, इसका एरिया वेक्टर कहां होगा? ऊपर की तरफ, और फ्लक्स इस साइड है। अब नीचे एक पैच लगाओ, नीचे का जो एरिया वेक्टर है वो किस तरफ होगा? बिल्कुल नीचे की तरफ, और फ्लक्स इधर जा रही है। इधर का मतलब है राइट की तरफ। ठीक है, अब एक पैच रह गया, एक पैच सिलेंडर के तीसरे सरफेस के ऊपर लगेगा विच इज कर्व्ड। देखो यहां पे दिखाना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए मैंने कुछ ऐसा शो किया। तो जो सिलेंडर के ऊपर ये जो पैच आपको दिख रहे हैं, तीसरा पैच इस पे आएगा। अभी आपको दिखेगा ऐसे, ये एरिया वेक्टर, ये पैच है जो ये आपको येलो में नजर आएगा, ये देखो इसका एरिया वेक्टर इस तरफ, फ्लक्स भी इस तरफ जा रही है। ठीक है, तो ऐसे 3 पैच लगेंगे, जितने सरफेस उतने पैच, ताकि हमको एरिया वेक्टर और फ्लक्स में एंगल मिल सके। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे हम ये पता करते हैं कि किस सरफेस से फ्लक्स आएगी और किस सरफेस से फ्लक्स नहीं आएगी। नेक्स्ट, अब देखो ये मेरे पास आ गया वही रॉड, रॉड के आसपास ये सिलेंडर, 3 पैच। ठीक है, अब इस रॉड की वजह से फ्लक्स, इस रॉड की वजह से फ्लक्स लेफ्ट की तरफ भी जाएगी, राइट की तरफ भी जाएगी, लेकिन जाएगी हॉरिजॉन्टल शेप में, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, आइदर लेफ्ट और राइट। अब पैच पे एंगल्स बनाओ, ये देखो बन गए सारे एंगल्स, ऊपर का पैच, नीचे का पैच, और जो कर्व्ड सरफेस है उसका पैच। अब आप एक बात ध्यान से देखो, सब में एंगल्स नोट करो। पहले में एंगल देखो, 90 डिग्री एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में 90 डिग्री एंगल है, बिल्कुल है। बीच वाले में देखो, एंगल बिटवीन DS एंड E 0,
एंड एंगल बिटवीन ई एंड डी एस इज 90 डिग्री, तो ऊपर भी 90, नीचे भी 90, बीच में एंगल 0, ये आप याद रखना। ठीक है, आगे चलें। अब हमें क्या करना है, इसी रॉड पे के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे कुछ डिस्टेंस दूर, r डिस्टेंस दूर, हमको क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। हम यहाँ पे ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि r डिस्टेंस दूर तक इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ठीक है, समझ में आया। अब इसके अलोंग जितने भी पॉइंट्स आपको रेड पॉइंट्स दिख रहे हैं, जितने मर्जी इसी लाइन पे आप जितने मर्जी पॉइंट्स ले लो, सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मैग्नीट्यूड सेम नजर आएगा। तो आप किसी भी डिस्टेंस पे निकाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम। तो अब शुरू होती है असली कहानी। ओके, लेट्स मूव फर्दर। अब देखो बुक में जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा बना हुआ है। अब आप समझ ही गए होंगे, ये जो आप देख रहे हो डॉटेड सिलेंडर है ना, ये डॉटेड जो सिलेंडर देख रहे हो ये गॉसियन सिलेंडर है, क्योंकि उसकी फ्लक्स की सिलेंड्रिकल सिमेट्री है। सिलेंडर की लेंथ L है, रेडियस है R, क्योंकि R डिस्टेंस दूर ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जो मैंने आपको अभी दिखाया था। ये देखो दोबारा दिखा देता हूँ, बिल्कुल वैसी चीज है। ठीक है, समझ में आया। अब देखो एंगल्स भी दिख रहे हैं, ऊपर 90, नीचे 90, बीच में 0। ठीक है, अब देखो इस जो सरफेस 1 है इसको ले लो आप इंटीग्रल ऑफ EDS, फिर ले लो आप दूसरे सरफेस को EDS2, फिर आप ले लो EDS3। ये तो हर तरफ सेम है। अब DS1, DS2, DS3 ही अलग है। अब हम देखते हैं फ्लक्स की कंट्रीब्यूशन, किस सरफेस में से फ्लक्स बाहर आएगी। आप मुझे ये बताओ, जो सरफेस S1 है क्या इसमें से फ्लक्स बाहर आएगी? फ्लक्स की शेप याद करो, फ्लक्स वाज हॉरिजॉन्टल, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे वो राइट हो। तो क्या इस सरफेस से फ्लक्स बाहर आएगी? आंसर इज यस, फ्लक्स बाहर आएगी। क्या सरफेस 2 में से फ्लक्स बाहर आएगी? अब जो एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल तो 90 है, cos 90 कितना होता है? cos 90 कितना होता है? 0। तो फ्लक्स बाहर नहीं आएगी। तो आंसर इज नो। इसका मतलब ऊपर वाले सरफेस में से कोई फ्लक्स बाहर नहीं आएगी। क्या नीचे वाले सरफेस से फ्लक्स बाहर आएगी? नो, इसमें से भी फ्लक्स बाहर नहीं आएगी। इसका मतलब सिर्फ एक ही एरिया से फ्लक्स बाहर आएगी, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया, और दोनों एरिया में से फ्लक्स बाहर नहीं आएगी। ठीक है, समझ में आया। अब मेन डेरिवेशन स्टार्ट होती है। तो आपने जब डिराइव करना है इसको तो ऐसे करना है। अब जो फाई है, फाई इज इक्वल टू टोटल क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। अभी इसी ई डॉट डी एस को आप 3 हिस्सों में बांट लो, सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3। ये मैंने बना दिया डायग्राम, यहां से आप रेफरेंस लेते जाना। अब हम ई डी एस को खोलते हैं तो ये बन गया ई डी एस कॉस थीटा। फिर ई डी एस को खोलो 2 को, ई डी एस कॉस थीटा। फिर ई डी एस 3 को खोलो, ई डी एस कॉस थीटा 3। थीटा 1 देखो कितना है, थीटा 1 इज, ये देखो थीटा 1 इज 0। थीटा 2 ये रहा, थीटा 2 90, थीटा 3 90। आ गया, सबका आ गया। अब सभी थीटाज में वैल्यू प्लग इन कर दो। जैसे आप वैल्यू प्लग इन करोगे आपको मिलेगी फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटीग्रल ऑफ ds1। बाकी दोनों एरियाज क्या हो गए? 0, सिर्फ एक ही एरिया बचा ds1। अब फ्लक्स इज इक्वल टू ई टाइम्स एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, क्योंकि वो सिंगल एरिया था, अब सारे सिलेंडर का एरिया ले लो, तो एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस विल बी 2πrl, यही होता है। नाउ वी नो दैट q मतलब चार्ज इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी टाइम्स लेंथ, एंड फ्लक्स इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम तो यही कहती है ना। अब E इंटू 2πrl इधर ले लो, राइट, और q की वैल्यू लैम्डा एल पुट करके, q की वैल्यू लैम्डा एल पुट करके फाई की वैल्यू इधर पुट कर दो, दोनों को इक्वेट कर दो। आपके पास आया E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2πε0r। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर की वजह से। ठीक है, अब वापस आते हैं प्रॉब्लम पे। इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना था, r डिस्टेंस दूर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। चाहे आप ऊपर का रेड पॉइंट पे पता कर लो, चाहे नीचे वाला रेड पॉइंट पे पता कर लो, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम, विच द वैल्यू इज E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2πε0r।
इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। आप जितना यूनिफॉर्म चार्ज रॉड से आप जितना दूर जाओगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता चला जाएगा। समझ में आई बात? ओके, ये था हमारा फर्स्ट केस। अब केस 2 ये है, केस 2 तो बहुत ही आसान है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। वहां पे थी इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर, यहाँ पे हमारे पास एक प्लेन शीट है। इसको समझने के लिए सबसे पहले आप समझो व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। वहां हमने समझी थी लीनियर चार्ज डेंसिटी अलोंग लेंथ चार्ज स्प्रेड था। यहाँ पे है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब पूरे सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, मतलब हर जगह आपको इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज मिलेगा, जैसे ये प्लेट के ऊपर आपको दिख रहा है, और एक पैच भी लगा हुआ है विच इज एरिया वेक्टर। ठीक है, समझ में आया? इसका भी फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन लेंथ, ऐसे ही सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। तो लेट्स स्टार्ट द केस। इट्स वेरी इजी, डोंट वरी। अब देखो आगे मेरे पास प्लेट, दिस प्लेट इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म चार्ज प्लेट आ गई। अब छोटा सा एरिया काट लो बीच में, है ना, बीच में छोटा सा एरिया ले लो। अब आपको पता है कि जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होता है उसकी सिमेट्री कैसी होती है? सिलेंड्रिकल सिमेट्री, इसलिए आपने बना लिया सिलेंडर। अब क्योंकि इस प्लेट के पिछली साइड भी चार्ज है तो फ्लक्स लेफ्ट वाली साइड भी जाएगी, कि राइट वाली साइड भी चार्ज है, इसलिए जो फ्लक्स है वो राइट वाली साइड भी जाएगी। तो फ्लक्स को मैंने ऐसे शो किया हुआ है, फ्लक्स उधर भी, फ्लक्स इधर भी। पर करना क्या है, आर डिस्टेंस दूर मुझे यहां पे P पॉइंट पे इस प्लेट की वजह से पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ए है ही। ठीक है, समझ में आया? आगे चलें, चलो। अब बुक में जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा दिखेगा, राइट? ऐसा दिखेगा। अब अगर मैं आपको ये पूछूं कि इसका एरिया इधर, इसका एरिया इधर, इधर आएगा बिल्कुल परपेंडिकुलर। ठीक है, तो जो फाई है, ये देखो, ये फाई है, ये है टोटल फ्लक्स। अब इस सिलेंडर में से दो एरिया में से फ्लक्स बाहर निकलेगी, एरिया 1, एरिया 2। इधर भी फ्लक्स बाहर निकल रही है, इधर भी फ्लक्स बाहर निकल रही है, तो एग्जिट प्लस एग्जिट। तो दोनों एग्जिट को क्या कर लिया हमने, प्लस EA प्लस EA, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, क्योंकि दोनों एरिया सेम है। तो ये बन गया ट्वाइस ऑफ EA। चार्ज एनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस, टोटल चार्ज कितना पड़ा है, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A। मैंने अभी बताया था आपको, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। तो दोनों को इक्वेट करो, फाई इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो हमें पता ही होता है। इक्वेट करो, आपके पास आंसर आएगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लेन शीट की वजह से विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली वो ये है कि क्लियरली E इज इंडिपेंडेंट ऑफ R, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को R से कोई मतलब नहीं है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मिलेगा। अगर शीट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड तो फील्ड होगा अवे फ्रॉम इट, जैसे इसमें है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड दूर भाग रहा है। अगर शीट हो नेगेटिवली चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ आएगा, मतलब ये वाली जो डायरेक्शन है ये उल्टी हो जाएगी और ये अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। अच्छे समझ में आया? अब पॉइंट ये है कि अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो अगर आपको कोई पूछे कि भाई मेरे पास एक चार्ज प्लेट है, यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट है, बताओ इसकी वजह से कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आपको याद रखना है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना? E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आप रिजल्ट याद रखना, क्योंकि आने वाली डेरिवेशंस में ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा यूज होगा, और आने वाली डेरिवेशन समझ ही तब आएगी अगर आपको ये रिजल्ट याद होगा। किसी भी शीट की वजह से जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये थे आज के दो केसेस। अच्छे से इनको समझना, लेक्चर को 2-3 बार रिवाइज करना। कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी कमेंट सेक्शन मुझे बताना, आई ट्राई टू हैंडल योर क्वेरीज। ठीक है, और अगर आपको काम पसंद आ रहा है, वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाइए।
जल्द ही नई वीडियोस लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक स्टे सेफ एंड गुड बाय एंड कीप ऑन एंजॉइंग फिजिक्स। थैंक यू।